फाइनली साथियों, आज से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के जो है वो आर्ट्स के सभी विषयों की आपको चैप्टर वाइज क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये आपका पहला जो है वो हिस्ट्री का यानी इतिहास के पहला कक्षा है। इससे पहले वैसे हमने आपको इनका सिलेबस बताए थे। अगर आप सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले सिलेबस वाला वीडियो देखिए। इसके बाद हम चैप्टर 1 को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वन शॉट के माध्यम से। वैसे हम आपको सभी कक्षाएं वन शॉट के माध्यम से ही आपको देने जा रहे हैं। केवल एक वीडियो के अंदर आपको पूरे चैप्टर एक ही वीडियो में, मतलब कि एक क्लास में पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, चीज़ों को आसानी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाह रहे हैं, अगर आप नज़दीक के हैं और जेएमएस कोचिंग सेंटर नेव और मधुबनी को जानते हैं तो आप ऑफलाइन यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आगे कि आखिर ईंट मनके तथा अस्थियाँ में क्या क्या आपको पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं कि आखिर सभ्यता की, कौन सी सभ्यता की, इसी का नाम था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और इसी सभ्यता को ये भी कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को जो है वो नगरीय सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर इनका जो है वो नामकरण, यानी कि इनका नाम कैसे पड़ा, ये कौन सी, तो हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, तो इनका मुख्य कारण है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 1921 में इसी नाम के स्थान पर इसके प्राचीन साक्ष्य खोजे गए थे। ठीक है, इसीलिए जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट्स कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं क्योंकि इसके शुरुआती और मुख्य नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए थे, इसीलिए जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब बात रहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कब से कब तक थे। तो देखिए साथियों, इसका जो मुख्य रूप से यह जो है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है वो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता को जो है वो माना जाता है। कब से कब तक, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है ये हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस सभ्यता को जो है वो किसने खोजा था। तो मुख्य खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जो है वो खोज की। ठीक ना, फिर 1922 में जो है वो राखाल दास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। तो बात रहती है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी हमने आपको पॉइंट्स बताए ना, सभी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अभी आराम से समझते चलना है। यहाँ पर आपसे एग्जाम में देखिए केवल एक पॉइंट्स हम आपको एक स्लाइड बताएंगे और यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो क्या बोलिएगा, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की तो राखाल दास बनर्जी ने। ठीक ना, तो इसी प्रकार से ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वैश्विक घोषणा में 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने इस प्राचीन नगरीय, हम आपको क्या बोले, इसी का नाम नगरीय भी है, नगरीय सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। ठीक है, तो यह पहला स्लाइड है और पहले स्लाइड से आपके ढेरों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, आपको हम एक बार मिटा के बता रहे हैं, जितने आपको जो है यहाँ पर स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं सभी से एक एक आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सब्जेक्टिव में तो ढेरों क्वेश्चन आपको जो हम आगे पूरे जब आप समझ जाइएगा तब आपको सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसका काल निर्धारण यानी कब से कब तक, ये चीज़ आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये भी अब याद आपको हो जाएंगे। यहाँ से दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि निर्वाह के तरीके
यानी इनके कृषि, कौन कौन से ये कृषि करते थे, पशुपालन और तकनीक के बारे में। इस सभ्यता में क्या क्या सब जो है वो होते थे। देखिए, मुख्य खाद्य फसलें की अगर बात करें तो हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, ध्यान से समझिएगा, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल उगाते थे। तो क्या क्या उगाते थे? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल उगाते थे। ठीक है, ये फसलें हो गई आपकी। गुजरात के विभिन्न स्थलों से बाजरे के दाने भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, मतलब चावल के दाने जो है वो इसके अपेक्षा में कम पाए गए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कृषि की। तो खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। चोलिस्तान और बनावली, जो कि बनावली अभी हरियाणा से है, तो वहाँ से जो है मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मॉडल मिले हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? चोलिस्तान और बनावली से मिले। ठीक है, आपके ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आते हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, जहाँ से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिले हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि सिंचाई के प्रमुख साधन। तो अफगानिस्तान के सोर्तुघई में नामक स्थल से प्राचीन नहरों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा धोलावीरा जो कि अभी गुजरात में है, वहाँ से जल संचयन के लिए बड़े बड़े जलाशयों का प्रयोग होता था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं पशुपालन की। तो ये लोग क्या क्या पालते थे? तो ये लोग भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे जानवरों को पालते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं साथियों, क्योंकि वीडियो लंबी होगी ही, थोड़ा सा ही वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा लंबी कहने का मतलब आधा घंटा का लगभग का होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर। ठीक ना, तो देखिए मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और सुव्यवस्थित शहरी केंद्र था। यह मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 2 भागों में मोहनजोदड़ो विभाजित था। एक था दुर्ग और दूसरा था निचला। मतलब दुर्ग ये निचला, तो ये कौन सा? मतलब ये निचला तो ये ऊपर वाला। तो यहाँ पर देखिए दुर्ग के बारे में, यह आकार में छोटा था। मतलब यह जो है आकार में कैसा था? छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर था। कौन? तो दुर्ग। ईंटों के चबूतरे पर बना था। ठीक है, यहाँ प्रशासनिक, धार्मिक, ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्रशासनिक, धार्मिक और बड़े सार्वजनिक भवन जैसे अन्नागार होते थे। इसे दीवारों से जो है वो घेरा गया था। ठीक है, इसे दीवारों से घेरा गया था। किसे? तो दुर्ग को। लेकिन निचला शहर को जो है यहाँ पर देखिएगा, तो यह आकार में बहुत बड़ा था। ऊपर वाला जो शहर था वो छोटा था, लेकिन निचला शहर क्या था? बड़ा था। तो यहाँ पर आपको उसका, यहाँ पर आप याद रखने के लिए उल्टा कर दीजिए कि जो निचला था तो ये बड़ा था, जो ऊपर वाला ऊपर में था वो छोटा था, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन नीचे के मैदानी भागों में बसा था। कहाँ बसा था? नीचे के मैदानी भागों में बसा था। यहाँ आम जनता और शिल्पकारों के रहने के लिए आवासीय भवन थे। इसे भी दीवारों से घेरा गया था। यानी दोनों को जो है दीवारों से घेरा गया था। और यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर गरीब आदमी, मजदूर सब नीचे वाला में रहते थे, ऊपर वाला में अमीर लोग रहा करते थे, प्रशासनिक के लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी चीज़ें यहाँ पर समझनी है। आगे ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए साथियों, आधुनिक जल निकास प्रणाली,
यहाँ की जो प्रणाली थी वो सबके बारे में हम समझते हैं। जल निकासी के देखिए ग्रिड पद्धति, देखिए ग्रिड पद्धति क्या थी साथियों कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो सड़कें थी देखिए अभी भी हमारे देश में या देखिएगा तो इस प्रकार की सड़कें अभी भी नहीं है बहुत जगहों पर। लेकिन इतना दिन पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में भी जो है वो इसकी जो है सड़कें, सबसे अनूठी विशेषता यहाँ की सड़कें ही है और नालियाँ थी। क्यों थी? जो एक दूसरे को समकोण काटती थी। यहाँ की जो सड़कें थी, रोड थी, वो एक दूसरे को समकोण काटती थी, मतलब कि 90 डिग्री पर काटती थी। बताइए, मतलब बढ़िया थी। आगे हम बात कर लेते हैं कि नियोजित निर्माण। नगर नियोजन इतना सटीक था कि पहले नालियों के साथ जो है वो गलियां बनाई गई थी। नालियों के साथ पहले क्या बनाई गई थी? गलियां बनाई गई थी और फिर उनके अगल बगल मकानों का जो है वो निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे समझिए कि सफाई और रख रखाव। नालियों को ढककर रखने के लिए बड़ी ईंटों या पत्थरों का प्रयोग होता था। कचरा साफ करने के लिए बीच बीच में मैनहोल बनाई गई थी। ठीक है, देखिए मतलब समझ रहे हैं, मतलब इतना दिन पहले जो है वो हड़प्पा सभ्यता में इतना एडवांस चीज़ें चलती थी। बहुत बड़ी बात है। देखिए नालियों को ढक कर रखने के लिए बड़ी ईंटों या पत्थरों का प्रयोग होता था। कचरा साफ करने के लिए बीच बीच में जो है मैनहोल बनाई गई थी। बताइए, इतना दिन पहले। ठीक है, आगे समझिए। गृह स्थापत्य यानी मकानों की अनूठी बनावट कैसी थी? देखिए केंद्रीय आंगन, मतलब आंगन। निचले शहर के आवासीय भवनों के केंद्र में एक आंगन होता था। ठीक है, मतलब निचले शहर के जो है वो आवासीय भवनों के केंद्र में एक आंगन होता था। केंद्र मतलब बीच में, जैसे अपना सबका आंगन होता है, जिसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। ये तो आंगन का बात करें, मतलब जो अभी भी है वैसे ही था। मतलब आंगन का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने और कताई करने के लिए जो है वो होता था। ठीक है, खाना पकाने के लिए और कताई करने के लिए जो है वो होता था आंगन का उपयोग। आगे हम बात कर लेते हैं वहाँ की जो है क्या गोपनीयता थी, मतलब प्राइवेसी का महत्व। देखिए वहाँ पे अभी भी पहले, इतना दिन पहले तो भूमि तल मतलब ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में कोई खिड़की नहीं थी कि लोग आ जाएंगे या देख लेंगे, ये समझ सकते हैं यहाँ पर। उस हिसाब से वो लोग सोचते थे, पहले कोई खिड़की नहीं होती थी। मुख्य द्वार से अंदर आने पर आंगन या घर का अंदरूनी भाग सीधा दिखाई नहीं देता था। बताइए, मतलब इतना प्राइवेसी था, समझ सकते हैं आप लोग। आगे समझिए, आगे समझिए कि घरेलू सुविधाएं, यानी घरेलू सुविधाएं क्या थी? तो हर घर का अपना एक स्नानागार यानी बाथरूम होता था। हर घर का एक बाथरूम होता था जिसकी नालियां सीधे गली की मुख्य नाली से जुड़ी थी। ठीक है, राहगीरों के लिए घरों के बाहर कुएं बनाए गए थे। ठीक है, राहगीरों के लिए घर के बाहर में कुआं बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में जो है लगभग 700 कुएं मिले हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा यानी 700 कुएं कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से सभी से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे समझते आप लोगों को चलते जाना है। ठीक है साथियों, आगे देखिए कि सामाजिक भिन्नता और विलासिता की वस्तुएं। तो देखिए पुरातत्वविद समाज में अमीर गरीब का अंतर जानने के लिए दो मुख्य तरीके अपनाते हैं। तो कौन? तो देखिए समाधान में यानी कब्रें। ठीक है, तो कब्रें में देखिए तो मृतकों को गर्तों मतलब गड्ढों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, दर्पण और आभूषण मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि वे लोग मृत्यु के बाद जो है वो जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवों के पास से आभूषण मिले हैं।
ठीक है, मतलब आभूषण मिले, मतलब इससे स्पष्ट होता है कि पहले के लोग जो हैं वो जीवन में जो है मतलब मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे समझते हैं कि इनका जो है वो विलासिते की वस्तुएं, ठीक है, मतलब लग्जरी वस्तुएं, तो दैनिक उपयोग की चीज़ें जैसे चकियाँ, सुइयाँ, सामान पत्थरों या मिट्टी से बनी थी, लेकिन कीमती और दुर्लभ वस्तुएं जैसे कि फयास के छोटे पात्र केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे साथियों। आगे हम चलते हैं। देखिए, शिल्प उत्पाद और व्यापारिक केंद्र, शिल्प उत्पाद और व्यापारिक केंद्र। तो देखिए, चनहुंद्रो जो कि शिल्प का केंद्र था, यह जो है वो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती थी जो पूरी तरह से शिल्प उत्पाद जो है वो करती थी, मतलब शिल्प उत्पादन में ही लगी थी। जैसे क्या क्या उत्पादन करते थे, तो मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना, ये सब जो है वो थे। कौन, कहाँ पे, चनहुंद्रो में, जिसे शिल्प का केंद्र कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिल्प का केंद्र चनहुंद्रो, मोहनजोदड़ो रहेगा तो मार दीजिएगा मोहनजोदड़ो, लेकिन चनहुंद्रो मारना है। ठीक ना, चलिए आगे समझते। देखिए साथियों, जैसे जैसे आप लोग क्लास ख़त्म होंगे इसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, सच बता रहा हूँ। ठीक ना, लेकिन आपको एक बार हम आपको ये PDF भी दे देंगे, आप लोग एक बार इसको डाउनलोड करवा के देख लीजिएगा या आप इसको निकाल के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। पहले मनके बनाने की सामग्री, तो मनके बनाने के लिए कॉर्निलियन यानी सुंदर लाल पत्थर, सुंदर लाल पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखरी जैसे पत्थरों तथा तांबा, कांसा, सोने और शंख का जो है वो प्रयोग जो है वो होता था। किसके, क्या बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए। समझे साथियों। अब समझिए आगे कि तटीय केंद्र, तटीय केंद्र थे बालाकोट और लोथल। तटीय केंद्र कौन कौन थे, बालाकोट और लोथल। जैसे तटीय स्थल शंख से बनी वस्तुओं जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ के निर्माण और निर्यात के लिए बड़े केंद्र थे। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चूड़ियाँ या करछियाँ के निर्माण केंद्र, बड़े निर्माण केंद्र कौन थे। ऑप्शन में रहेंगे बालाकोट या ऑप्शन में रहेंगे लोथल। तो क्या मारोगे, और दोनों रहेंगे बालाकोट और लोथल दोनों, तो क्या मारिएगा, तो बालाकोट और लोथल दोनों। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी बनाना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। आगे समझते हैं साथियों। देखिए, इसके बाद है आपका सुदूर क्षेत्रों से व्यापारिक संपर्क। हड़प्पावासी जो है वो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए भारत और विदेशों के जो है वो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क रखते थे। आगे समझेंगे कि जैसे कि तांबा यानी कि कॉपर राजस्थान के खेतरी अंचल से और विदेशों में ओमान मतलब अरब देश से मंगाया जाता था। ठीक है, खेतरी से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने जो है वो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। ठीक है, अब समझेंगे आगे लजवर्द मणि, जिसको जो है वो कीमती नीला पत्थर भी कहा जाता था। साथियों, सोरतुघई अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था, जो इस पत्थर का सबसे अच्छा स्रोत था। ठीक है, आगे समझेंगे सैलखरी और सोना के बारे में। तो सैलखरी जो है वो दक्षिण राजस्थान से और सोना जो है वो दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक से मंगाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सैलखरी कहाँ से, तो सैलखरी दक्षिण राजस्थान से और सोना दक्षिण भारत मतलब अभी कर्नाटक से मंगाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वैसे आप लोग एक बार पहले पूरी चीज़ों को पढ़ लीजिए, फिर आप बनाइएगा, देखिएगा सब चीज़ बन जाएंगे। आगे समझेंगे कि मेलुहा, मेलुहा के बारे में। देखिए मेलुहा तो
मेसोपोटामिया के जो है वो प्राचीन लेखों में हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा नाम से जो है वो पुकारा गया है, जिसे नाविकों का देश जो है वो कहा जाता था। ठीक है, क्या समझे कि मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा नाम से पुकारा जाता था, जिसे नाविकों का देश कहा जाता था। तो नाविकों का देश पूछेगा तो ऑप्शन में रहेगा मेलुहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मतलब कि मेसोपोटामियम की प्राचीन लेखों में हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, आप बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, आगे समझते हैं कि मुहरे, रहस्यमयी लिपि और सटीक बाट प्रणाली के बारे में। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, आपको यह जो PDF है वो हमारी टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोगों को वहाँ पर जाना है। ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है। हम व्हाट्सअप ग्रुप में भी वैसे कर देंगे, तो दोनों जगह मतलब व्हाट्सअप का जो चैनल है और टेलीग्राम का चैनल, तो दोनों लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। ठीक है, आगे हम समझते हैं पहले। ठीक है, चलिए देखिए, मोहरे और मुद्रांकन, इनका प्रयोग जो है वो लंबी दूरी के व्यापार में सामान से भरे थैलों को सुरक्षित करने के लिए जो है वो होता था। यदि थैले के मुख पर लगी गीली मिट्टी पर मोहर का निशान सुरक्षित रहता था, तो इसका मतलब था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर नहीं होता तब मतलब कि निशान सुरक्षित रहता था, तो अगर सुरक्षित नहीं रहता था तो छेड़छाड़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चीज़ों आपको समझते चलना है। आगे समझते हैं, देखिए साथियों, आगे समझते हैं कि एक रहस्यमयी लिपि, तो हड़प्पा की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, हड़प्पा की लिपि को पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि यह लिपि जो है वो चित्रात्मक थी। यह लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी, और बाईं से दाईं ओर नहीं बल्कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की कुल संख्या कितने थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 375 से 400 के बीच थी। ठीक है साथियों, तो ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। हम आपको जो बता रहे हैं साथियों वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जानकर आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे सटीक बाट प्रणाली, तो देखिए, तौल के लिए चट नामक पत्थर से बने घनाकार बाटों का प्रयोग जो है वो होता था। इनका निचला मानदंड द्विआधारी बाइनरी था। द्विआधारी मतलब बाइनरी था, मतलब एक का दो, एक का दो का चार, चार का 8, इस प्रकार से मतलब कि था, जो कि 12,800 तक था। 12,800 तक था। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम समझते हैं कि प्राचीन सत्ता, शासन व्यवस्था और राजा, तो हड़प्पा समाज में शासन कौन चलाता था? इस पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ठीक है ना, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा समाज में शासन कौन चलाता था, तो इस पर अलग अलग जो है वो इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर क्या कही है। देखिए, प्रथम मत मतलब कि कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा समाज में कोई राजा नहीं था और सभी की सामाजिक स्थिति पूरी तरह से बराबर थी। ठीक है, पहला मत हुआ। दूसरा मत यह है कि कुछ का मानना है कि यहाँ कोई एक राजा नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो का अलग राजा और हड़प्पा का अलग था। ठीक है, तीसरा जो कि सबसे ठोस मत है कि पूरी सभ्यता में ईंटों के अनुपात में समानता, नियोजित बस्तियां, नालियों का समान पैटर्न और कच्चे माल की व्यवस्था बिना किसी एक केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता के संभव नहीं था। ठीक है, मतलब पूरी सभ्यता में ईंटों के अनुपात में समानता,
नियोजित बस्तियां, नालियां का समान पैटर्न और कच्चे माल की व्यवस्था, ये हो सकता है बिना राजा के, मतलब बिना सत्ता के, मतलब कि एक केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता के संभव ही नहीं है। ठीक ना, तो ये भी है बात। ठीक ना, आगे समझिए। पुरोहित राजा, तो मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति मिली है जिसे इतिहासकारों ने पुरोहित राजा की उपाधि दी है। ठीक है, और यहाँ पर इस मूर्ति को जो है, जो पत्थर मूर्ति मिली थी, उसको मातृदेवी कहा जाता था। ठीक है, मातृदेवी, ये भी आप याद रखिएगा, मातृदेवी। ठीक है, हमने आपको बता दिया, छोटी सी बात थी। चलिए आगे जानते हैं साथियों। जो हम बता रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ मान लीजिए हम नहीं भी बताएंगे ना, वो आपको जब आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की कक्षाएं होगी तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको मोटा मोटी चीज़ों को बता दिए कि यहाँ से लेकर पूरी चैप्टर को। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़िएगा चीज़ों को तो आपको एग्ज़ाम जब देकर आइएगा और समझिएगा तो आपको लगेगा कि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे पढ़ा देंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारा जो है चीज़ों को हम वहाँ पर बता देंगे। ठीक है ना, आगे हम समझते हैं भव्य सभ्यता का अंत, मतलब इस सभ्यता का पतन के क्या कारण थे। तो देखिए साथियों, लगभग 1900 ईसा पूर्व तक आते आते चिलोस्तान जैसे विकसित क्षेत्रों से बस्तियां उजड़ गई और इस महान नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। इसके अंत के मुख्य कारण जो है वो नीचे में बताई गई है, चलिए हम जानते हैं। देखिए साथियों, पहला कारण थे, वैसे ढेरों कारण है बताए जाते हैं, लेकिन क्या कारण थे जानिए। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, तो अचानक मौसम में आए बड़े बदलाव जो है इसके कारण हैं। ठीक है, कृषि ठप हो गई और यह जो है वो मानी जाती है कि इनके मतलब कि अंत का कारण है। अगला जो है वो है वनों की अत्यधिक कटाई, मतलब वन जो है वो ज़्यादा कटने लगे, ये भी इनके कारण थे। तो ईंटें पकाने और निर्माण कार्यों के लिए जंगलों का तेजी से नष्ट होना भी जो है वो इनका अंत का कारण था। अगला बताया जा रहा है भीषण बाढ़ आना, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ भी जो है इनके अंत का कारण है। आगे कि नदियों का सूखना या गर्म बदलना, पानी की कमी और मार्ग बदलने के कारण जो है वो लोगों का अन्य क्षेत्रों जैसे गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर पलायन हुआ। तो यह भी जो है वो इसके अंत का कारण बनते हैं। साथियों, इस पीडीएफ में हमने आपको इतने चीज़ बताए थे, आपको शुरुआत से चीज़ों को हमने बताया और इनके इस सभ्यता को अंत तक के बारे में, इसका अंत कैसे हुआ यहाँ तक हम आपको पूरे चीज़ों को बता चुके। साथियों, हमने उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं बातों को बताया है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें और भी कुछ चीज़ें आपको नहीं भी बताए हैं, वैसे इतिहास बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक ना, बहुत बड़ी है, तो आपको जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हमने आपको बताए हैं, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या हो सकता है उसको हम आपके, अब देखिए जैसे कि हमारा यह पहला वीडियो था वन शॉट, मतलब जो लिखा हुआ है आपको, केवल इसमें हमने आपको थ्योरी बताए। इसी प्रकार से एक वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और एक वीडियो आएगा हमारा जिसमें आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, और टोटल जब सभी चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे तब एग्जाम के टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबसे, वैसे यह जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम में हम आपको प्रैक्टिस ढेरों क्वेश्चन का करवा देंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में न तो कभी क्वेश्चन उससे ज़्यादा आया है उससे बाहर और नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको पूरी क्लासेज पसंद आया होगा। कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मात्र आधा घंटा के समय लेकर हम आपको पूरे चैप्टर को समाप्त करना
इतना तो संभव आपको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि सभी आपको टाइम पास ही करते हैं। और हमने आपको PDF भी बता दिया कि कैसे आपको मिलेगा। आपको हमारी टेलीग्राम पर जाना है, ठीक है। टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। कहाँ है हमने आपको वीडियो में बताए हैं, टेलीग्राम का लिंक कहाँ है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे डिस्क्रिप्शन चेक कर लिएगा, मिल ही जाएंगे आपको। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ में नज़दीक के हैं तो आप JMS कोचिंग सेंटर न्यूयॉर्क में ज़रूर आ सकते हैं। साथियों, उम्मीद कर रहे हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको, अगर आप जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो उनको आप पीछे करके फिर से, क्योंकि आधा घंटा का ही है, एक वीडियो को आप बार बार जब देखते हैं ना साथियों, तब आपको बहुत चीज़ याद ही हो जाता है। तो इसलिए हमने छोटा और सबसे बेहतर बनाने का काम किया। इसी प्रकार से आपको अगला कक्षा भी देखने को मिलेंगे साथियों। पहले हम आपका सभी टॉपिक को मतलब कि आपका थ्योरी कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हम आपको करवाएंगे। धन्यवाद।